हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। देखिए, आप जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। तो आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कितने टाइप्स ऑफ हमारे वेक्टर्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इनके बारे में हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा ये जो खूबसूरत सा चैनल है ये ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत होती है ये जानने से कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which are completely specified by their magnitude or size alone are called the scalar quantity। पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज उनको कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। मतलब ये कि जब हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखकर मतलब कंप्लीट कर दे तो समझ आना कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसको कहीं भी डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई बॉडी है, उसका मास क्या है, तो मास जो है वो आप या 1 kg 2 kg ऐसे लिखते हो ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक साथ में क्या लिखना होता है, यूनिट लिखना होता है। इसके अलावा इसमें कोई डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है और उसका जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है और वो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है ए टू बी जाने में, तो हम उसको कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम यहाँ पर डिस्टेंस का नाम लेते हैं। और जो डिस्टेंस है जब भी हम उसको लिखते हैं तो लिखा जाता है जैसे कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस वजह से ये क्या है, मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा स्केलर क्वांटिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान भी है और वो ये है कि जितने भी स्केलर क्वांटिटीज होते हैं वो सब एल्जेब्रिकली क्या होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे, अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मेरी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, तो समझ जाना कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक क्वांटिटी आपके साथ जरूर डिस्कस करनी है, वो है मेरा करंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कभी अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो वो कहते हैं कि सर देखिए, अगर मेरे पास एक सेल या बैटरी अगर मैं बात करूं तो सेल से जब करंट है वो हमारा पास करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उनको लगता है कि क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका जा रहा है, इसका एक यूनिफाइड डायरेक्शन है, तो कह देते हैं कि सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी की एक पहचान ये भी है कि एक तो वो अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है और दूसरा पहचान ये है कि इनकी कोई भी यूनिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि देखो, अब इस कंडीशन को ध्यान से देखो, अगर करंट यहां से यहां जा रहा है तो उसके बाद वो ऊपर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर इधर चला गया, तो ये यूनिफाइड डायरेक्शन थोड़ी ना। यूनिफाइड का मतलब होता है कि वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार किसी का मूव करना, उसको यूनिफाइड डायरेक्शन कहते हैं। यहां पे तो लगातार डायरेक्शन इसकी चेंज होती जा रही है। पहले ये मान लो लेफ्ट साइड जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, तो डायरेक्शन में लगातार चेंज आता जा रहा है। इसी वजह से प्रेशर भी एक हमारे पास, जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो कई लोग कहते हैं कि जो मेरा फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बट प्रेशर मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर की एक यूनिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। अगर मान लो आपने पास्कल लॉ पहले पढ़ा होगा, तो पास्कल लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि मेरे पास मान लीजिए कि ऐसे अलग अलग पिस्टन बने हुए हैं। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि डिटेलिंग आपको समझ आए स्केलर और वेक्टर का फर्क क्या होता है। ये पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन है मेरा बना हुआ, है ना।
यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से इसको धक्का देता हूँ तो ये पिस्टन अपने आप बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया था वो सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्योंकि इसकी कोई यूनिफाइड डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या हुआ, फिर से मेरा एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान, जब भी आप प्रेशर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कोई भी लो या कोई भी हाँ मतलब बेसिकली कोई लो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आप उनको अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। सिमिलरली करंट को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, जैसे 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर गिव यू 1 एम्पियर। तो इस वजह से चाहे वो करंट हो चाहे वो प्रेशर हो, वो क्या बन जाते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बन जाती हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखिए वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, साथ में डायरेक्शन चाहिए होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप उनको ऐड करते हो तो डिस्प्लेसमेंट अलोन टाइप ये ऐड होने चाहिए। मतलब इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिकली नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जिनको वेक्टर्स लॉज कहा जाता है। उनके बारे में हमने इस चैप्टर में अच्छे से डिटेलिंग में स्टडी करनी है कि कैसे किसी दो वेक्टर्स को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वेक्टर लॉ का भी नहीं भी पता तो एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। अगर आप किसी चीज को फाइंड करने के लिए किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो तो समझ जाना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कि एक पर्सन आपका ए टू बी जाता है, फिर बी टू सी जाता है, ठीक है, ये 90 डिग्री है बिल्कुल पाथ आपका, और पहले वो 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, फिर 3 किलोमीटर कवर कर रहा है। आज मैं आपसे पूछूं कि यार इसका डिस्टेंस क्या है, तो आपने बोला सर इसका जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं यही आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आपको पता है ना कि वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट होता है। तो ये जो AC है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपसे बोलूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो ऑब्वियस है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, जिसमें आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप करके आंसर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए देखो आपको कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा है, तब जाके डिस्प्लेसमेंट मिली है आपकी। इसी वजह से ये एक क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो अगर ये 45 डिग्री आपके पास है यहाँ पे, तो और मान लेते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये देखिए ये साउथ हो गया हमारे पास, ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो ऑब्वियस है कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना आपका ये वाला। तो आप लिखेंगे 5 किलोमीटर, ठीक है, ड्यू नॉर्थ ईस्ट। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको हम देख के पहचान लेते हैं कि वो स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं है। जिन क्वांटिटीज को आप सिंपली अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो समझ जाना वो स्केलर है। लेकिन जिन क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए आपको किसी लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो समझ जाना कि यार वो एक वेक्टर क्वांटिटी आपका होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, 2-3 बातें समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना। पहली बात, अगर मान लीजिए आज मैं ये लिखता हूं कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वो है मान लेते हैं 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है। यह काम करता हूं, मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है। पहले तो ये देखो कि उसको हम अल्फाबेटिकली कैसे लिखते हैं, फिर ग्राफिकली कैसे देखते हैं या फिर पिक्चर कैसे बनाते हैं, वो दोनों बातें आपको समझाऊंगा। देखिए क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले तो सिंबल ए आप लिखोगे और उसके ऊपर आप एक एरो का निशान लगा दोगे। ये एरो का जो निशान है ये बताता है कि ये जो आपने टर्म लिया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन एक बात का ध्यान आपने भी रखना है, ये जो एरो का निशान है ये नहीं बताता कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं कि अगर मैं वेस्ट लिखूंगा तो एरो उल्टा बना दोगे, या अगर मान लो कोई पर्सन ऐसे जा रहा है तो आप ए के ऊपर ऐसे एरो लगा दोगे, गलत, ये कोई तरीका नहीं है। ये अगर ऐसा भी हो तो भी आप इस पर निशान ऐसे ही लगाओगे, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो भी निशान आप ऐसे ही लगाते हैं। मतलब हर बार आपका ये जो एरो ऊपर लगता है ना स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये रिप्रेजेंटेशन है बताने का कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और दूसरा तरीका ये है जो काफी हद तक फॉरेन के ऑथर्स के बुक्स में अगर आप प्लीज देखोगे कि वो लेटर को ना बोल्ड कर देते हैं। जो लेटर बोल्ड कर देने का मतलब भी ये होता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो या तो आप लेटर को बोल्ड कर दो या आप उस लेटर के ऊपर एक एरो का निशान लगा दो, तो समझ आना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। उसके अलावा अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर 5 किलोमीटर दिया हुआ है और ईस्ट दिया हुआ है। इसमें ये जो 5 किलोमीटर है ऑब्वियस है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू को हम हमेशा मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है। तो अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि या तो आप सिंपल लेटर ए लिख दो, दैट्स इट, वो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप मॉडुलस ले लेते हो, मोड लेकर ना, ये देखो ए वेक्टर लेकर उसके आगे दो मॉडुलस के दो सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, तो ये भी तरीका होता है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का। और यहां पर इसका मतलब हुआ कि आपने पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होती है। तो या तो आप सिंपली ये लिख दो या तो ये लिख दो, वो तरीका होता है। फिर आता है डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाते। अभी दो बातों पर ध्यान देते हैं। पहला कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है और एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। ये तो हो गया अल्फाबेटिकली लिखने का तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे को उसको प्रॉपरली शो करना है एक पिक्चर के थ्रू, तो पिक्चर के थ्रू कैसे शो करूंगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा यहाँ पे वेस्ट हो गया। अब ईस्ट है इस तरफ, तो आप एक लाइन खींचोगे और एरो इधर की तरफ लगा दोगे। एक बात आपको समझा देता हूं कि ये जो लाइन की लेंथ है, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और ये जो एरो आपने देखा है, ये जो हेड आप देख रहे हो, ये पॉइंट जो होता है इसको टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेल। इसको क्या बोलते हैं, हेड। तो हेड जो है वो हमेशा, हेड जो है वो हमेशा डायरेक्शन बताता है। क्या समझाता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है कि किस तरफ वो मूव कर रहा है। तो मतलब ये है कि अगर मुझे किसी पिक्चर के अंदर किसी की मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो बस उस एरो का जो लेंथ होगा वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो लेंथ एक्चुअली में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। मतलब ये कि ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये एक्चुअली 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो हेड आप देख रहे हो ये मेरे ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी को पिक्टोरिकली मतलब पिक्चर के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि वेक्टर के लिए एक के ऊपर एरो का निशान, दूसरा मैग्नीट्यूड करना हो तो दो डैश ऊपर एरो लगा दो तो वो आंसर आ जाता है। तीसरा तरीका क्या है आपके पास, अगर पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो एक सीधी लाइन खींचो, उस लाइन की जो लेंथ होगी वो 5 किलोमीटर। अब ये ना 5 किलोमीटर की लाइन थोड़ा खींचोगे आप, तो मतलब जितना है उतना है। उसके बावजूद ये जो एरो लग रहा है वो उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। गुड। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर। दो टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं, आगे के हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डेफिनेशन भी काफी पढ़ने वाले हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स की। दो तरह के वेक्टर्स हम स्टडी करते हैं बेटा यहाँ पे, एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर कहता है कि वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ना उसी तरफ होनी चाहिए। अब क्या मतलब है इसका, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इस पर लगाई फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है कि नहीं है। इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, या मोशन भी होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा। इसी वजह से फोर्स क्या है, वो मेरी एक पोलर वेक्टर कंसिडर किया जाएगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, मेरा एक पोलर वेक्टर कंसिडर किया जाएगा। तो वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के अलोंग है, तो समझ आना कि वो मेरा क्या है, एक पोलर वेक्टर है। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सियल वेक्टर। ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसमें जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। मैं समझाता हूं, डोंट वरी। सबसे पहले तो ये समझिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक स्केल है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि थोड़ा सुंदर सा समझ में आए। मान लेते हैं कि ये मेरा एक स्केल है, ठीक है, ये मेरा स्केल हो गया, ये मेरा पिवटेड पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन जो इस पिवटेड पॉइंट से होके जाएगी एंड साथ ही साथ वो मेरा परपेंडिकुलर होगा इस स्केल के,
उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, ये मैंने लगा दी फोर्स, और आप अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो स्केल है ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू हो जाएगा, मतलब इसकी जो मोशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये बॉडी टर्न कर रही है, तो इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहा जाता है। तो मतलब जब किसी बॉडी पे टॉर्क एक्ट करती है तो वो बॉडी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देता है या मूव करना शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप टॉर्क की बात कर रहे हो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो वो ऊपर की तरफ होती है या तो वो नीचे की तरफ होती है, डिपेंड करता है कि बॉडी रोटेट कैसे कर रही है। ज्यादातर जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जब वो बॉडी क्लॉकवाइज मूव करती है तब वो नीचे की तरफ होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी वजह से जब हमारे पास कोई भी, अगर आपको याद हो कि मेरे पास बोतल हो, बोतल में कैप हो, तो कैप को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो कैप ऊपर की तरफ आता है, और अगर कैप को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो नीचे की तरफ जाता है आपका। तो कुछ हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज, जैसे एंगुलर मोमेंटम भी एक एग्जांपल है, बट आपको डिटेलिंग अभी बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके कई चैप्टर्स पढ़ने, उन चैप्टर्स के अंदर ये सब चीजें दोबारा आने वाली हैं। बट मुझे आपको ये समझाने की कोशिश करनी थी यहाँ पे कि जिनको प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, मतलब हम जब टॉर्क निकालते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं हम, उसके किसी के लॉन्ग टॉर्क नहीं है, टॉर्क हमेशा एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो वो वेक्टर जो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक्ट करते हैं उनको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें आपका टॉर्क का है जो मैंने अभी आपको बताया है। ऐसे एंगुलर मोमेंटम भी एक एग्जांपल है, तो ऐसे काफी एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया वेक्टर्स के बारे में, होता क्या है वेक्टर एक्चुअली में, और स्केलर क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, और साथ ही साथ किन दो तरह के हमारे वेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।